नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। शाम की 6 बड़ी खबरों में आपको दिखाएंगे आज की सबसे बड़ी खबर। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सशक्त बनाने और उनके काम को और आसान बनाने के लिए बड़ी पहल की है। सोमवार को सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 69,000 से ज़्यादा स्मार्टफोन वितरित किए गए और आधुनिक उपकरणों के साथ नियुक्ति पत्र भी दिए गए। साथ ही मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर साफ संदेश दिया कि सरकार हर स्थिति में कार्यकर्तियों के हित में खड़ी है। देखिए खास रिपोर्ट। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सीएम की सौगात, स्मार्टफोन के साथ नियुक्ति पत्र का वितरण, मानदेय को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को तोहफा, विपक्ष पर वार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गांव, गरीब, किसान के हितों के लिए लगातार प्रयास कर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्मार्टफोन वितरित किए, जिससे उनके कामकाज को डिजिटल रूप से मजबूत किया जा सके। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 69,794 स्मार्टफोन का उपहार दिया। इसके अलावा उन्होंने 1,33,282 स्टेडियोमीटर, 10,553 इन्फोन्टोमीटर और 58,237 वजन तौलने की मशीनें भी वितरित की। लखनऊ के लोक भवन सभागार में सीएम योगी ने नवचयनित 18,440 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। साथ ही सभी नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। सीएम योगी ने कहा, हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। यूपी का हर आंगनबाड़ी केंद्र अब एक डिजिटल सेवा का केंद्र के साथ स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र भी बनेगा, जिससे काम करना और आसान होगा। हम लोगों ने कोरोना जैसी चुनौतियों को झेला है और मैं देखता था, जब मैं किसी गांव में अचानक जाता था तो मुझे ये 3 वर्ग में से कोई एक देखने को मिलता था, या तो आंगनबाड़ी या आशा वर्कर या एएनएम में कोई ना कोई वहां मुझे दिखाई देती थी, स्क्रीन करती थी। तो ये जो चुनौती का मुकाबला उस समय आप लोगों ने किया है, उसके कारण सरकार के मन में भी है कि नहीं, इनको उसी प्रकार से सम्मान भी मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। और आज इसलिए स्मार्टफोन आपको उपलब्ध कराया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट केंद्र भी बनेगा, आपके कार्य में भी वह स्मार्टनेस दिखनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने उनके मानदेय को लेकर भी बात रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात देते हुए मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया और कहा कि यूपी आउटसोर्स कर्मियों के लिए कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। पहले आउटसोर्स कंपनियां ज्यादातर कोई न कोई माफिया या कोई न कोई नेता संचालित करता था और शोषण करता था। अब ऐसा नहीं होगा। इसी अप्रैल से सम्मानजनक मानदेय देने का काम भी होगा, जिसके लिए विभाग को आदेश दिया गया है। और अगर स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र होगा तो आपका मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए ना। और इसी के लिए हम लोग आज आए हैं बोलने के लिए कि मैंने विभाग से कह दिया है, अति शीघ्र ये ट्रेनिंग कराओ और मानदेय का प्रस्ताव प्रस्तुत करके बड़ा समारोह करके इन लोगों के मानदेय को अभी से प्रारंभ करिए, जिससे अति शीघ्र इनको ये मानदेय प्रारंभ हो जाए। सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। सम्मानजनक मतलब न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिलनी चाहिए। और विभाग को बुला के मैंने बहुत सख्ती से कह रखा है, हर हाल में इसको लागू करो। अप्रैल से मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी करो। आप हम कॉरपोरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं करवाने का कार्य। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने पूर्व सपा सरकार को घेरते हुए कहा कि साल 2017 से पहले पोषाहार के वितरण का ठेका उत्तर भारत के सबसे बड़े शराब माफिया को दिया गया था।
और वही सब तय करता था। गुणवत्ता इतनी खराब थी कि खाने की स्थिति नहीं होती थी और इसलिए यूपी बीमारू था। लेकिन आज ईमानदारी से काम हो रहा है, क्योंकि 17 के पहले तो जो एक पोषाहार था ना, इसका वितरण कौन करता था? उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा शराब माफिया था, उसको सरकार ने पैसा लेकर के ठेका दे रखा था और वही तय करता था। जब मुझे जानकारी मिली, मैंने कहा भाई ये तो शराब माफिया है, शराब माफिया का यहां क्या काम? लेकिन नहीं, सब काम वही करता था। इतना खराब गुणवत्ता देखने को मिलती थी कि खाने की स्थिति नहीं होती थी किसी की, और इसीलिए तो यूपी बीमारू था। सीएम योगी ने कहा कि गरीब की पीड़ा को जिसने देखा होगा वही गरीब की पीड़ा को समझ सकता है। जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए होंगे वो उस पीड़ा से नहीं जुड़ सकते हैं। उनके लिए सब कुछ उनके परिवार के लिए जाएगा। ये काम पहले भी हो सकते थे, 17 के पहले इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये सब उनको फुर्सत ही नहीं थी। गरीब के बारे में कौन पूछता है? गरीब की पीड़ा को जिसने देखा होगा वही गरीब के बारे में बात करेगा। जो लोग चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं वे गरीब की पीड़ा को नहीं देख सकते। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से साफ संदेश देते हुए कहा कि जो प्रदेश के हित में काम करेगा, प्रदेश के बचपन को संवारेगा, प्रदेश के विकास में भागीदार बनेगा, राज्य सरकार उसके साथ खड़ी होगी। हर हाल में सरकार उसके हितों की रक्षा करेगी। उसके लिए सरकार हर तरफ से तैयार है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सीधे लेकर चलते आपको नई दिल्ली राज्यसभा, जहां गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाती है। पीने का पानी मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिला। ये बस्तर वाले क्यों छूट गए थे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर कि सत्य को झुठलाया जा रहा है। ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है इसलिए नहीं गया था। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है मान्यवर, बस्तर में विकास। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे, ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुका करेगा। इस तरह से नहीं चलेगा। सरकार संवेदनशील है, सभी समस्याओं को सुनना चाहती है, निराकरण भी चाहती है। यही संसद ने ढेर सारी योजनाएं बनाई है, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन भी आप नहीं करने दोगे, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी और आपका अवैध शासन वहां पर चलता रहे। मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के लोग बहुत जोर जोर से आदिवासी का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ कहते थे, और राजकुमार रोज जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट की लालच में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन कर रहे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया?
और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 60 साल तक उसको घर नहीं दिया, उसको पानी नहीं दिया, इसके लिए स्कूल नहीं बनी, मोबाइल टावर नहीं पहुंचने दिए, बैंक की फैसिलिटी नहीं पहुंचने दी, और अब आप हिसाब मांग रहे हो। अरे भाई, जग थोड़ा तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि दोषी कौन है। मान्यवर, मैं पूरा बताऊंगा। मान्यवर, 12 राज्य, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, केरल, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और उत्तर प्रदेश के 3 जिले, ये पूरा रेड कॉरिडोर बनाकर रखा है और वहां कानून का शासन समाप्त कर दिया। 12 करोड़ लोग गरीबी के अंदर सालों तक जीते रहे, किसी ने चिंता नहीं की। हजारों युवाओं की मृत्यु हुई। एक एनजीओ की अगर मान ले तो इधर और साइड से 20,000 युवा मारे गए। कई पूरा जीवन दिव्यांग बन गए, अपाहिज बन गए, नर्क का जीवन जी रहे हैं। और उन मान्यवर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या इस देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पंचायत ने सिर पर नहीं, या अपने गढ़े गढ़ाई थियोरी लेकर घूमते रहना चाहिए? मैं बाद में बताता हूं कि नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं है, एक आइडियोलॉजी है। जिस आइडियोलॉजी को अपने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 1970 से आज ने स्वीकार कर लिया, वामपंथी विचारधारा के कारण नक्सलवाद फैला है। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के सामने स्वीकारा था कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या हथियारी माओवादी। कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, 2014 में परिवर्तन हुआ और मोदी जी के शासन के अंदर कई सारी वर्षों पुरानी समस्या का निराकरण। धारा 370 हट, 35A हट गई। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है। इस देश में आज वास्तविकता बनकर रहा है। सीए का कानून, विधायन मातृशक्ति को 33% आरक्षण दिया गया है। कई सारे बड़े काम जो आजादी के वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी के 12 साल में हुए और अब ये नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी मोदी जी के शासन के अंदर। ये 12 साल एक प्रकार के देश के लिए बहुत शुभंकर साबित हुए। देश को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए, देश के युवाओं के लिए नई शिक्षा पद्धति लाने के लिए, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, इस देश के मूलों से न जुड़ी हुई पॉलिसियों को दरकिनार करने के लिए ये 12 साल में बहुत कुछ हुआ है। मगर मैं मानता हूं, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी इसका रेटिंग करना चाहेगा, ये सारी चीजों से सबसे बड़ा फायदा किस फैसले और किस सिद्धि से हुआ है, तो निसंकोच वो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी नक्सल मुक्त भारत को नंबर 1 पर रखने से जरा भी नहीं। मान्यवर, ये जो बड़ी घटना देश में आकार लेने जा रही है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा यश हमारे सीएपीएफ के जवान, विशेषकर कोबरा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और डीआरजी के हमारे जवान और वहां के स्थानीय आदिवासी बासिंदों को जाता है। अगर उनका सहयोग ना होता तो
दुनिया में कई रिकॉर्ड है। बड़े बड़े तानाशाह जब जनता साथ नहीं देती है तो डूम हिलाकर भागे हैं, मगर यहां पर आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है। इसमें जनता का भी बड़ा साथ है। और आज मैं फिर से एक बार इस चर्चा की शुरुआत में जो हजारों युवा मारे गए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बलिदान कर दिया, वो सभी को मन पूर्वक पूरे सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर उसको एक्नॉलेज करना चाहता हूं। मान्यवर, ये जो विचारधारा है इसका विकास से कोई लेन देन नहीं, विकास के मन से भी कोई लेन देन नहीं। ये विचारधारा कौन सी है? क्या है माओवादी विचारधारा? इसका ध्रुव वाक्य क्या है? जब हम आजाद हुए हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय हो, विजय होता है। इनका ध्रुव वाक्य क्या है? कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ये इनका ध्रुव वाक्य है। और वहां सत्ता शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये विकास के लिए नहीं है, अपने आइडियोलॉजी के अस्तित्व के लिए है, अपने आइडियोलॉजी के विचार विजय के लिए है। और आइडियोलॉजी को भोले भाले आदिवासियों में स्प्रेड कर कर सत्ता हासिल करने के लिए। यहां कोई विकास की बात नहीं है। इनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। यहां ढेर सारे लोग, मैं नाम देना नहीं चाहता, मैं सुन रहा था, 3 घंटे से कह रहे हैं अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई, लड़ने का तरीका क्या है? हम अंग्रेजों के शासन में नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों ने भगत सिंह जी और बिरसा मुंडा से कंपैरिजन कर दिया। क्या हिमाकत कर रहे हैं? शहीद भगत सिंह और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के सामने लड़े, वो संविधान तोड़कर हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों की हत्या करने वालों लोगों के साथ हमेशा कंपैरिजन कर रहे हैं। मान्यवर, राजनीतिक स्वार्थ से ऐसे विषयों में ऊपर उठ जाना चाहिए। यही विचारधारा कहती है दीर्घकालीन युद्ध ही हमारी विचारधारा को फैला सकता है। उनको अपनों का भी खून बहाने से कोई परहेज नहीं। और उनके आदर्श देखिए साहब, 10,000 साल के हमारे उपलब्ध इतिहास में कितने आइडियल आदर्श पुरुष, स्त्री, युवा हुए। एक बहुत बड़ा लिस्ट बन सकता है। इन्होंने तिलका मांझी को अपना आइडियल नहीं समझा, भगवान बिरसा मुंडा, भगत सिंह जी या सुभाष बाबू को अपना आइडियल नहीं समझा। इन्होंने आदर्श किसको कहा? माओ को कहा। चीन का ये आदर्श तय करने में भी फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। मान्यवर, बस्तर का सिलेक्शन क्यों हुआ? एक कार्यक्रम था भारत मंडपम में। बस्तर क्षेत्र से जो अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे थे, ऐसे युवाओं के साथ मेरा इंटरेक्शन था। तो मेरे नाश्ते के टेबल पर एक बच्ची बैठी थी। उसने कहा कि साहब, आप बता सकते हैं कि माओवादियों ने, नक्सलाइट ने हमारे बस्तर को ही क्यों चुना? मान्यवर, इस विषय को मैं जरा डिटेल बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि सन 47 में जब हम आजाद हुए, संसाधन बहुत कम थे। एक लंबी गुलामी के कालखंड को समाप्त कर कर हम आजाद हुए थे। देश के अंदर विकास का नामो निशान नहीं था। दशकों तक, लगभग 2 सदी तक इस देश को गुलामी में लूटा गया। जब नया राज्य बना तो राज्य की पहुंच कुछ क्षेत्रों में सीमित रह गई। थी ही नहीं, बढ़ानी थी।
ये तो समय जाते जाते बढ़ेगी। और मान्यवर, क्योंकि संसाधन कम थे, रेवेन्यू कम थी, तो विकास भी परकोलेट होते होते हर क्षेत्र में एक साथ नहीं पहुंचता है। अगर रोड बनाना है तो पूरे देश के एक साथ नहीं होते, अगर बिजली पहुंचानी है तो पूरे देश में एक साथ नहीं पहुंच सकती। तो दूर दराज के क्षेत्रों तक स्टेट की पहुंच की कैपेसिटी सीमित, वहां पर विकास नहीं पहुंचा था। राज्य का इकबाल, स्टेट का इकबाल वहां बुलंद नहीं हुआ था। अब ये कह रहे कि अत्याचार के खिलाफ, भाई अगर स्टेट पहुंचा ही नहीं था, सुनियोजित भेदभाव का वातावरण ही नहीं था, तो वहां अत्याचार कैसे हो गए? मान्यवर, एक कहानी गढ़ी जा रही है। सच्चाई ये है कि इन्होंने पूरे रेड कॉरिडोर को इसलिए चुना था क्योंकि वहां स्टेट की पहुंच कम थी। इसलिए भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर इनके हाथ में हथियारें पकड़ाई। मैं कुछ दृश्य बाद में आपको बताऊंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। 15 अगस्त 1947 के पहले इस देश का ट्राइबल बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती मुर्मू बंधुओं को हीरो मानकर चलता था। वो आदिवासी 47 से 70 आते आते माओ को अपना हीरो मानने लगा। ये परिवर्तन क्यों हुआ? मान्यवर, ये परिवर्तन विकास और अन्य के कारण नहीं हुआ, क्योंकि कठिन भूगोल के कारण और स्टेट की अनुपस्थिति के कारण अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वामपंथियों ने क्षेत्र को चुना और भोले भाले आदिवासियों उन्होंने गलाना चालू किया, अपनी विचारधारा का अनुयायी बनाया। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनको लगा यहां तो अच्छा काम हो सकता है भाई, मगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। स्कूलें जला दी, इनके बैंक अकाउंट खुल जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। बैंकें जला दी, दवाखाने जला दिए और फिर कहे यहां विकास नहीं पहुंचा। विकास को तो वो क्षेत्र में सालों तक नहीं पहुंचने दिया, जो अब नरेंद्र मोदी शासन में वहां पहुंच रहा है, घर जा रहा है। अगली खबर उत्तराखंड से। साहित्य गौरव सम्मान 2025 सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह 2025 में साहित्य प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस दौरान उत्कृष्ट बल की दिशा ऐलान भी किए गए। देखिए ये। देवभूमि उत्तराखंड में इस गौरव एक बार फिर नई ऊंचाइयों को छूता नजर आया। आयोजित 2025 में शब्दों साधकों का सम्मान और नया संबल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में साहित्यकारों को न केवल मिला, ये प्रदेश में साहित्यिक विकास के नए द्वार भी। मुख्यमंत्री सोमवार को प्रदेश की उत्तराखंड साहित्य समारोह 25 का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की साहित्यिक विभूतियों को सम्मानित किया। समारोह में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को राज्य के सर्वोच्च उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किया गया। उत्तराखंड सम्मान 2025 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में साहित्यकारों को बेहतर माहौल और आधुनिक सुविधाएं देने के लिए 2 साहित्य ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं। ये कदम उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही नई पीढ़ी को नई जड़ों से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और युवा कलमकार प्रतियोगिताओं के जरिए स्थानीय भाषाओं, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। जहाँ एक और हम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे पुरस्कारों के माध्यम से प्रदेश के साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं। वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन
हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसी दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा राज्य में 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है, जहां साहित्यकारों के लिए आवश्यक सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी का अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साहित्यिक सेवा की लंबी पारी खेलने वाले वरिष्ठ साहित्यकारों का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, श्याम सिंह पुटौला, डॉक्टर प्रीतम सिंह, केसर सिंह राय और अताय साबिर अफजल मंगलौरी को दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार प्रदान किया। महिला लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोफेसर दिवा भट्ट को साहित्य नारी वंदन सम्मान दिया गया। वहीं बाल साहित्य के लिए प्रोफेसर दिनेश चमोला, मौलिक रचना के लिए डॉक्टर भूपेंद्र बिष्ट, डॉक्टर सुधा जुगरान, शीशपाल गुसाई और लोक भाषाओं कुमाऊनी, गढ़वाली के लिए तारा पाठक, हेमंत सिंह बिष्ट व गजेंद्र नौटियाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने साहित्य को समाज का बताया। सीएम ने कहा कि हमारे लेखक केवल शब्दों की रचना नहीं करते, बल्कि वो समाज को दिशा दिखाने वाले मशालची हैं। सुमित्रा नंदन पंत, गौरा पंत, शिवानी और शैलेश मटियानी जैसे महान विभूतियों को याद करते हुए कहा कि हिमालय की इस पावन धरा ने हमेशा से सृजन को प्रेरित किया है। सीएम धामी ने राज्य आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में साहित्यकारों की भूमिका को भी रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि आज देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौट रहा है। साथ ही उत्तराखंड भाषा संस्थान के माध्यम से सरकार बिखरी हुई साहित्यिक धरोहरों को संकलित करने और लेखकों को ग्रंथ प्रकाशन हेतु अनुदान करने का काम कर रही है। तो यह भी दुर्भाग्यवश है कि समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी इस समृद्ध विरासत को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया, उसके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया और हमारी पहचान को धुंधला करने का भी लगातार कोशिश की। और ये भी सत्य है कि पूर्व में इस विरासत को सजोने और सहेजने के बजाय कई बार उसको नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण से हमारी गौरवशाली परंपरा को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वो सच में हकदार थी। परंतु आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है, अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहा है और विश्व मंच पर एक नई पहचान के साथ उभर रहा है। सम्मान, संकल्प और सृजन के संगम ने साफ कर दिया कि उत्तराखंड अपनी समृद्ध साहित्यिक विरासत को संजोते हुए भविष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहा है। साहित्य ग्राम जैसी पहल और नई पीढ़ी को जोड़ने के प्रयास प्रदेश को साहित्यिक पहचान के नए शिखर तक पहुंचाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये आयोजन न सिर्फ सम्मान का मंच बना, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल साहित्यिक भविष्य की मजबूत नींव भी रख गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल बड़ी खबरों मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का